करूं, बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन मैं उसमें से जो सार निकालता हूं और उसको लेके क्या हमारी चिंता है, बहुत संक्षेप में ये बताने की कोशिश करूं तो जैसे कहा गया यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। असल में समस्या क्या है कि उसके लिए कोई जो आप कहेंगे मार्ग या कोई रोड मैप जिसको कहते हैं वो बिल्कुल नहीं है, पूर्णतः गायब है। और वहां पे जैसे विद्यार्थी ने कहा कि तमाम जुमलेबाजी है, बहुत वेग किस्म की बातें, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। तो अगर ये है तो बहुत बड़ी समस्या वहीं से शुरू हो जाती है। प्रमोट इक्विटी एंड इंक्लूजन, अब उसमें जो है मान लीजिए कि जो हमारी तमाम किस्म की सामाजिक या आर्थिक समस्याएं हैं, मसलन कास्ट है, क्लास है, जेंडर है, डिसेबिलिटी बेस्ड जो डिस्पैरिटीज हैं, उन पे कोई फोकस नहीं है, जीरो फोकस। तीसरा, मदर टंग एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस। अब इसमें जो है सीधी सी बात है कि खतरा है लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन का। इसका मतलब है कि आप जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी कबर खोद रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम साहब सब यहीं से करेंगे क्योंकि हम ही ज्ञानी हैं, हमें सब पता है। चौथा, बूस्ट डिजिटल लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन। सीधी सी बात है कि बिहार या देश में जो डिजिटल डिवाइड है वो बहुत ही व्यापक है। बिहार में तो खैर बहुत ज्यादा है, इन्होंने एक नोट बनाया है उसमें आपको आंकड़े मिल जाएंगे, लेकिन देश के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। कोविड के समय में तकरीबन 50% से ज्यादा देश की आबादी जो थी बच्चों की या यूनिवर्सिटीज में, वो इस डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज से वंचित रह गए थे। उस स्केल का एक चैलेंज है हमारे पास। आप क्या करना चाह रहे हैं वहां पे? जो रूरल या ग्रामीण भारत में या जो शहर में भी रहते हैं, जो लो इनकम कैटेगरीज में आते हैं, उनको आप कैसे प्रोवाइड कराएंगे ये टेक्नोलॉजी? इसके बारे में कोई सोच नहीं है। इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, इतना जबरदस्त जो एक गैप है हमारे यहाँ, स्कूल को ही ले लीजिए तो 10 लाख टीचर्स की कमी है हमारे यहाँ देश में, बता रहा हूं आप, 10 लाख। और इसमें भी जो आप करते क्या रहते हैं, पैरा टीचर्स जो 10वीं क्लास पास हैं, 12वीं क्लास पास हैं, 8वीं क्लास पास हैं। अब अगर मुखिया राज करेगा बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, मुखिया का राज बड़ा अच्छा हो सकता है बशर्ते अकाउंटेबिलिटी हो। आप कुछ भी करते रहेंगे फिर आप। जो वोकेशनल एजुकेशन की बात की ग्रेड 6 से शुरू कर दो, तो यहां पे जो है जो मार्जिनलाइज है उसको और मार्जिनलाइज कर दीजिए, वहीं से शुरू कर दीजिए कि भाई तुम इसमें चले जाओ, तुम उसमें चले जाओ। असेसमेंट मेथड्स को लेके बहुत बात इसमें हुई है, तो जो आप टेस्टिंग टूल्स हैं उसको बढ़ाते जाइए, उसमें जो है कॉन्टेक्स्ट, और ये सारा सेंट्रलाइज होगा तो कॉन्टेक्स्ट की जो अपनी जरूरत है उसका क्या होगा? विविधता तो बहुत अद्भुत है ना इस देश में, तो आप उसको कहीं से ये नहीं करके आप कहेंगे कि फरमान हम जो जारी कर दे रहे हैं, अकबरी फरमान, अशोका फरमान, औरंगजेबी फरमान, कुछ भी कर दीजिए इसको आप। ऐसे तो नहीं चलता है ना कोई देश। हायर एजुकेशन टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ओपन हायर एजुकेशन टू फॉरेन यूनिवर्सिटी क्या है? बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा इसका व्यावसायीकरण और कर सकते हैं हम करें, और इसके पीछे कोई मंशा नहीं है। जो वहां से भी जो अपने आउटपोस्ट यहां पे खोलेंगे वो क्या करने के लिए खोलेंगे? हार्वर्ड वाला इंस्टीट्यूशन तो यहां नहीं खड़ा करेंगे ना, या कोई भी। हार्वर्ड एक नाम है, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि हार्वर्ड अच्छा है बुरा है, इसी में कोई बात नहीं कर रहा हूं। तो इंक्रीज ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशन हो क्या रहा है? ठीक उसका उल्टा, पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। और आप कह रहे हैं उसमें कि ऑटोनॉमी बढ़ाएंगे हम।
शिक्षा संस्थानों की। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो गूढ़ मंत्र है वो है पैसा। पैसा कहां से आएगा? पैसे के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप स्टेट्स को जो है इसके लिए, अगर आप मान लीजिए केंद्र से ये चलाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट्स की ऑटोनॉमी को बिल्कुल आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो करने के बजाय आप वहां से चलाना चाहते हैं तो कुबेर का खजाना खोल दीजिए। सबसे बड़ी समस्या जो हिंदुस्तान में है, सबसे बड़ी समस्या हर लेवल पे मैं बता रहा हूं आपको, यूनिट कॉस्ट जो होना चाहिए उसको लेके कोई चिंता नहीं है। प्रति व्यक्ति, प्रति बच्चा, प्रति बेटी जो आपको खर्च करना है उस पे बिल्कुल चर्चा नहीं होती है। आप कह देते हैं कि साहब हमने जीडीपी में इतना कर दिया, जीडीपी का इतना प्रतिशत कर दिया, हालांकि वो भी आप सभी लोग जानते हैं, कोठारी कमीशन ने 6% कहा था, 6% वो एक तोते की रट हो गई है, हम वही बोलते रहते हैं, लेकिन उसका क्या मतलब है? जब तक आप एक प्रॉपर, एक ढंग से, अभी के समय, वो तो 66 में उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, कहा था कि 80 के मध्य में ये हो जाना चाहिए। 80 तो बहुत पहले चला गया है। अभी जो स्थिति है उसमें क्या हमारी रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट के लिए मसलन आप जो राइट टू एजुकेशन वाला मसौदा था उसको देखेंगे तो तकरीबन 14 पेज का उसमें एडेंडम था, वो नॉर्म्स को लेके और सब तरह की बातों को लेके, वो सारा दिल्ली में तय किया गया था। वो ऐसे होना नहीं चाहिए था, राज्यों की उसमें भरपूर भागीदारी होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन चलिए, आपने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं उसमें, इसमें तो वो सब गायब है, कोई चर्चा ही नहीं है। एनईपी 2020 में उस पर कोई चर्चा नहीं है। हाँ? और वो भी जो बने थे उसको रिविजिट करने की जरूरत है, उस पर बातचीत करने की जरूरत है। फॉस्टर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, ये क्या होता है? ये मतलब काफी बातचीत इस पर हो चुकी है, मैं नहीं जाऊंगा इसमें। बिल्ड इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, ऑलमोस्ट जीरो मेंशन ऑफ व्हाट आर द एक्शनेबल स्टेप्स। कैसे करेंगे इसको? बहुत अच्छी मंशा होना ही चाहिए, हर किस्म के जो डिवाइड्स हैं उसको हमें एड्रेस करने का कोशिश करना चाहिए। तो इन सारी चीजों पे जो हमें ध्यान, इसलिए मैंने आपको जो हम दसियों और बातों की चर्चा कर सकते हैं यहाँ पे, इस लिस्ट में से मैंने 15 मुद्दे जो है निकाले, कहा कि ठीक है आपने ये कहा, और आप कर क्या रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर इंटेंट। क्या कोई पॉलिसी का ढांचा है, कुछ ऐसा है जो एक्शनेबल फ्रेमवर्क है? अगर वो नहीं है तो ये मसौदा ही नहीं है। ये एक खतरनाक हथियार है जिसमें आप स्टेट की ऑटोनॉमी को खत्म करेंगे, और उसके साथ साथ आप जो है पूरी तरीके से एक शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए, उसका ढांचा होनी चाहिए, उसका ढांचा होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से हाशिए पे डाल दे रहे हैं। क्योंकि जब तक उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं हो, फ्रेमवर्क नहीं हो, बातचीत ढंग की नहीं हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए विद्यार्थी ने कहा कि तो जुमले वाली बात है, तो जुमले वाली बात तो है ही। इसीलिए ये सोचना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे खतरे हैं जिसके बारे में मैं एक आध मिनट में अपनी बात इस विषय पे खत्म करना चाहता हूं कि जो एक जो होना चाहिए था, और इसकी चर्चा सुधाकर जी ने की थी, कि एक अनडेमोक्रेटिक एंड यूनिलैटरल इम्प्लीमेंटेशन जो है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल किए हुआ है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो तो पार्लियामेंट से पास हुआ था ना, आप उसके ऊपर कुछ थोप रहे हैं। एक विडंबना है ये, जहां आप पार्लियामेंट, वहां पे उसकी जो मर्यादा है उसको भी ध्यान में नहीं रखते हैं। जो बेहिसाब कमर्शियलाइजेशन है उसको आप पूरी तरीके से जितना धक्का दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन जो है बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, और वो बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए हम सभी लोगों के लिए।
जितने सारे नाम होते हैं उसमें जबरदस्त मेजॉरिटेरियन किस्म का एक एम्बिशियस एक स्ट्रैटेजी है उसमें। इतना ज्यादा फोकस, वेद बड़े अच्छे रहे होंगे, मैंने सब वेद नहीं पढ़ा है, लेकिन ये जो पूरा बार बार ये एम्फेसिस वैदिक सेंट्रिक व्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड साइंस एंड सब कुछ, हमें तो सब पहले ही पता था, अब क्या जानने की जरूरत है? तो हमने तो सब कुछ उसी समय कर लिया था। तो इस तरीके का जो एक पूरा एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, और जो मैंने कहा कि इस सेंट्रलाइजेशन के ढांचे में एक और जो बहुत खतरनाक चीज है कि जैसे CUET है या नीट है, ये क्या करती है? ये फंडामेंटली जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे और बच्चियां हैं, उनको उनके खिलाफ एक साजिश होती है। फिर और क्या होता है? वो कोचिंग सेंट्रिक रास्ते में चले जाते हैं। कोटा चले जाइए, देखिए कितने बच्चे जो हैं बिहार के हैं, है ना? बिहार में भी बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कोटा जाने की जरूरत नहीं है, हर गली में मिल जाएंगे, पटना सिटी में ही। उसमें किस किस्म का ज्ञान प्रदान हो रहा है वो सब देखने की जरूरत है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं जा सकता, बहुत कुछ किया जा सकता है। और जहां तक एक मसौदे के तौर पे हम कहें कि भाई क्या पॉलिसी ऑल्टरनेटिव होने चाहिए थे, मसलन जहां इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है, ये जो 6% की बात, उसी लकीर को आप मान लें, तो आप बनाइए ना एक टाइम बाउंड फेज्ड फंडिंग प्लान बनाइए। क्यों नहीं कर रहे हैं? किसने रोका है? लास्ट यूनियन बजट को देखिए, GDP का कितना खर्च हो रहा है उसमें, 3% से कम। उसमें ज्यादा हिस्सा जो है राज्यों से आ रहा है, यही है ना? उसके आधे पे आप अटके हुए हैं। तो क्यों नहीं करते हैं कि चलिए हम 5 साल में 10 साल में 6% पहुंच जाएंगे? ऐसे बनती है बात, अगर आप इसको सीरियसली लेना चाहते हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन को लेके हम सभी लोग इतने चिंतित हैं, जो को होना ही चाहिए, तो इसमें जो है इसका एक ही तरीका है, इसकी चर्चा पहले भी हुई, कि जो पब्लिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कीजिए। अगर आप प्राइवेट को रखना ही चाहते हैं, मैं तो ये मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अनुमति देके, होना ही नहीं चाहिए था। OECD जो सबसे समृद्ध देश माने जाते हैं, उसमें अभी भी आज के दिन की मैं बात बता रहा हूं, 90% से ज्यादा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, पब्लिकली प्रोवाइडेड हैं। और कई जगह तो यह है कि आप जिस इलाके में रहेंगे उसी स्कूल में जाएंगे, कॉमन स्कूल सिस्टम वाली बात जो है, नेबरहुड स्कूल सिस्टम US में है। अगर आप US से इतने प्रभावित हैं तो पहले वो तो कर लीजिए, ये 4 ईयर पे बाद में आइएगा, पहले इतना तो कर लेते, जो आधार है आधार से शुरू करते। चलिए, मैं इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि टाइम काफी हो चुका है हम लोग की चर्चा का। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो है, देखिए खेल सब कुछ वहीं से शुरू होता है, सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट जो है वो यही है, और वो हम पूरी तरीके से उसको इग्नोर करते रहते हैं, बात करते रहते हैं उसकी, लेकिन उसको इग्नोर करते रहते हैं। उसके लिए जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए स्कूल के लेवल पे क्या होना चाहिए यूनिट कॉस्ट। अब ये बात सही है कि जो मान लीजिए शहरी इलाके में यूनिट कॉस्ट होगा वो ज्यादा होगा गांव के इलाके से, उन सारी चीजों पे आप चर्चा करें। अगर आप देखिएगा कि गोवा में जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो बिहार से 32 गुना ज्यादा है, यूनिट कॉस्ट के बारे में बता रहा हूं, प्रति बच्चा या बच्ची। आप बताइए, मतलब क्या बिहार वाले जो बच्चे बच्चियां हैं उनका जन्म किसी और प्लान पे हुआ था क्या? इस दुराव का क्या मतलब है? जो यहाँ की सरकार है, और आज की सरकार नहीं बल्कि पहले की भी सरकारें जो हैं, क्यों इसको ध्यान नहीं दे रही थी? केरल का उदाहरण ले लीजिए, इतना बढ़िया फंक्शन करता है,
जो पब्लिक स्कूल है वहां का, तो यहीं पे आपको इतनी विविधता मिल जाएगी। तो यूनिट कॉस्ट पे काम हुआ है, कई राज्यों में उसको बहुत सीरियसली लिया गया। अपने दुबे साहब ने, लेट प्रोफेसर मुचकुंद दुबे, उन्होंने एक कॉमन स्कूल सिस्टम का जो खाका बनाया था, उसमें आप देखेंगे, मैं उनसे मेरी बहुत बात होती रहती थी, मैं उनको कहता था आपने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है यूनिट कॉस्ट को, आपको इसको सीधे सेंट्रल स्कूल से जोड़ के देखना चाहिए था, क्योंकि मेरे लिए मानक वही है, जो फ्लोर है, जो एक जिसको आप कहें, क्यों सरकारी अफसर के बच्चे जो है किसी और क्या कहते हैं कैटेगरी में आएंगे, हैं? बाकी जो नागरिक के बच्चे हैं वो बच्चे नहीं हैं। अगर आप उनके लिए एक तय कर रहे हैं कि ये होना चाहिए जो एक आधार है, तो आप उसी को इम्प्लीमेंट करें। तो ये मेरी खैर उनसे बात होती है, अलग बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक्सरसाइजेज ऐसे हुए हैं, बिहार ही में हुए हैं, 20 साल पहले हुआ था ये कॉमन स्कूल सिस्टम वाला। क्यों हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं? मसौदा है, सब कुछ है। अब यहीं पे ब्लूप्रिंट वाली बात जो हम और शाश्वत कल बात कर रहे थे, पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट की, वो कहां से आएगा? वो तभी आएगा जब हम लोग इसको एक मुहिम के तौर पे, कि जब तक ये नहीं हो जाता है हम आपको साल भर का 2 साल का टाइम देते हैं, नहीं तो हम आपकी सरकार के खिलाफ व्यापक असहयोग आंदोलन करेंगे, और तब तक करेंगे जब आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। है पॉलिटिकल जो हमारे फोर्सेस हैं उनमें इस तरह की क्षमता नहीं है, तो करें उसको, या तो ये सारी चर्चा बंद कर दें। ये जो है मतलब फिर क्या हो जाता है, ये तो एक रुदाली वाला मामला हो जाता है ना, हम रोते रहेंगे साहब। वो प्रोफेशनल रुदाली भी होते थे, हम भी कई एकेडमिक्स में प्रोफेशनल रुदाली की तरह हो गए हैं, क्योंकि हमारी तो वैसे ही औकात नहीं, औकात तो जमीन से निकलती है ना। तो जब इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, तो मेरी समझ से ये ऑल्टरनेटिव्स हर चीज को लेके हो सकता है, कोई कमी नहीं है। इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट बहुत सारे हैं, और उसके लिए जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल फेज्ड मैनर में आप चीजों को सोच सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो नेग्लेक्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की बात, एक छोटा सा मुद्दा जो इस पर चर्चा में आया है, हिंदुस्तान में 0.2 स्पेशल एजुकेटर्स पर स्कूल है। जो स्पेशल एजुकेशन वाली जो कैटेगरी होती है, ओनली 0.2। तो इसका मतलब है कि 100 में से कम 80 स्कूल ऐसे हैं जहां कोई है ही नहीं, क्योंकि हम तो एवरेज निकाल रहे हैं। तो वहां पे अगर लोग हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, उनका क्या होगा? तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। मैंडेट इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर आप कीजिए। जब बिहार के कई इलाके में मैंने, ये जो बात होती है ना कि साहब हमने जो है फैसिलिटी बना दी है, वो बच्चों के लिए टॉयलेट बना दिया है। कई स्कूल में मैं गया, स्कूल पे खास करके मैं तकरीबन 25 साल से काम करता रहा हूं, कई जगह गया तो उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है? चारा रखने के लिए हो रहा है। वो क्या है? कोई ओवरसाइट जो होना चाहिए, जिस भी लेवल पे जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, वो क्यों नहीं अकाउंटेबल हो पाते हैं? और यहीं पे जो है हमारी एक पॉलिटिकल बैंकरप्सी जो है, शाश्वत बराबर उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक हो गई, और खतरनाक से खतरनाकतम होती चली गई है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? आइडियोलॉजिकल कंसर्न मैंने पहले ही आपको बताया, उससे मैं बड़ा चिंतित हूं। इस देश का जो है जिस किस्म का भगवाकरण हो रहा है शिक्षा के माध्यम से, इसको अगर नहीं हम एड्रेस करेंगे तो एक जिसको हम कहते हैं ना सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे इतने प्रहार होते रहेंगे, और प्रहार होते रहेंगे नॉट ओनली फ्रॉम बिलो बट फ्रॉम अबव। तो उसको कैसे कंटेन किया जाए? तो संक्षेप में अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि समस्या बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है, इस पे चिंतन काफी कुछ हुआ है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए वो है कि कैसे एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स को हम
सेंटर में लाएं जिससे ये सब संभव हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछें क्या समस्या है, वही समस्या है। दैट इज कंप्लीटली मिसिंग। वो कहीं से आ ही नहीं रहा है। रिसर्च करने के लिए तो हम लोगों ने बहुत रिसर्च कर लिया है। ये रिपोर्ट्स बनाना और ये सब जो है उसकी कोई कमी नहीं है। जितना आप कहिएगा, आप मुझे कहिएगा मैं 10 ब्लूप्रिंट आपको इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट शाम तक दे दूंगा, उसका अभाव नहीं है। जो नव उदारीकरण है उसमें ये बहुत ही और मुश्किल हो जाता है ये कर पाना। एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है कि नव उदारीकरण, ये जो न्यू लिबरल चीज है जिसमें कि तकरीबन सब उसको मानते हैं कि चलो ठीक ही हो रहा है, तो अगर आप उसको एम्ब्रेस करेंगे तब तो बहुत बड़े खतरे हैं। तब आप कभी पैसा नहीं उगा पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। रिसोर्सेज जो आपको मोबिलाइज करना होगा ही नहीं। फिर तो शिक्षा के लिए, शिक्षा सुधाकर जी ने कहा, सरीश ने कहा कि साहब बिहार जो है अपने बजट का जो है 21-22% यूनिट कॉस्ट उसमें क्या निकलता है प्रति बच्चे पे? 3,000 तो और देश में सबसे कम है। तो ये तो आप ये भी तो देखिएगा ना, लोएस्ट। हाँ, क्योंकि आपका बजट है कितना? 3,20,000 करोड़ ना। हाँ, महाराष्ट्र का बजट देखिए, मुंबई का जो अपना जो क्या है वो बीएमसी उसका बजट देखिए। तो इसको एक संदर्भ में रखना होगा। तो क्या चीजें हैं संदर्भ में रख, इसलिए मैं बार बार यूनिट कॉस्ट की बात कर रहा हूं। और यूनिट कॉस्ट में जो अलग अलग धड़े हैं, बिल्डिंग नहीं बनाना है यूनिट कॉस्ट में, उसमें से फोकस नहीं होना चाहिए। तो हो गया तो हो गया, फिर तो उसमें तो सारा खेल फर्रुखाबादी वाला है। आप जानते हैं किसके जेब में पैसा जाता है वो बिल्डिंग बनाने में, ये करने में। गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए शिक्षक बहुत जरूरी है। ट्रेन शिक्षक, अच्छे शिक्षक, कमिटेड शिक्षक, उसके लिए क्या हो सकता है प्रावधान? स्कूल में पानी, बिजली, बिल्डिंग तो होना ही चाहिए, लेकिन बाकी और चीजें जो अगर वो पूरी गौण हो जाए तो क्या होगा फिर? तो एक जो बैलेंस है वो यूनिट कॉस्ट, इसलिए मैंने आपको जो आरटी के जो 14 पेज का एनेक्सर था जो दिल्ली में ही बना था, उसको मैंने बहुत गंभीरता से पढ़ा था। इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, सारे यूनिट कॉस्ट के जो अलग अलग हिस्से हो सकते हैं। होता कुछ नहीं है। कंप्लायंस कितना है? आरटी नॉर्म से कंप्लायंस आज तक, अब तो कई साल हो गए, barely 25% of schools meet those norms. तो इच्छा शक्ति अगर नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, तो कभी नहीं होगा ये। तो बहुत गंभीर संगीन खतरे साए शिक्षा पे हैं। उसमें जो है बहुत जरूरी हो जाता है कि उस संगीनता से उसको लिया जाए और उसके लिए जो बहुत आसान उपाय, मैं तो बहुत बेसिक चीजों की बात कर रहा हूं, बहुत और चीजों पर जा ही नहीं रहा। पैसा होना चाहिए, उसका ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक मैंडेट है उसका बिल्कुल बचाव होना चाहिए। बहुत सारे आंकड़े दिए गए, स्कूल बंद हो रहे हैं, बहुत तरह की और चीजें हो रही हैं, सभी लोग जानते हैं उसको। और इसका वही है कि कुछ न कुछ बहाना बनाना है साहब कि अब ये जो है इस गांव में 1 किलोमीटर के भीतर बस 5 ही बच्चा पढ़ेगा ना भाई, 5 ही बच्ची पढ़ेगा तो पढ़ेंगे वो लोग। आप क्यों मर्ज करना चाहते हैं? आपने उसको एक अधिकार दिया हुआ है। ये बिल्कुल बेसिक पैर वाली बात मुझे लगती है। उसके लिए कोई तर्क ढूंढना कि इनको मर्ज कर दिया जाए, मुझे बिल्कुल एक कुतर्क लगता है। तो इस तरीके से इसको देखना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी, उससे कहानी खत्म करूंगा। एक बार मेरे एक जर्मनी से प्रोफेसर दोस्त जो हैं वो मुझे लेके चले गए डेनमार्क। ग्राम सभा की, उस समय 90s की बात बता रहा हूं आपको। ग्राम सभा की मीटिंग चल रही थी कि भाई बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण मामला आ गया है। मामला ये था कि एक डेनिश सिटीजन ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी
यूएस में दोनों पढ़ते थे, आए वहां से। उस समय कानून डेनमार्क का ये था कि बच्चे या बच्ची की शिक्षा मदर टंग में होनी चाहिए। मदर टंग को लिटरली मां की भाषा उर्दू थी। अब वहां कोई था ही नहीं 20, 30, 40 किलोमीटर के दायरे में जो कोई स्कूल जहां पे उर्दू पढ़ाया जाए। उन्होंने एक व्यक्ति को हायर किया एक बच्ची को पढ़ाने के लिए। जो प्रिलिमिनरी प्राइमरी एजुकेशन जो हुआ है, उस बच्ची के अधिकार को रिकॉग्नाइज किया गया। अब डेनमार्क की क्या स्थिति है, उसमें बदलाव हो रहे हैं। मैंने अभी हाल में कुछ देखा नहीं वहां के आंकड़े, लेकिन ये होता है एक स्पिरिट ऑफ व्हाट यू वांट टू डू फॉर योर ओन चिल्ड्रन। हम तो उससे क्या कोसों दूर, कोस तो अंडरस्टेटमेंट हो जाएगा। हम दूसरे प्लेनेट पे हैं, है ना। हम जो शिक्षा के साथ हमने इतना अत्याचार व्यभिचार किया है, वो सब इसमें और गहराएगा। इसलिए अब बिहार सरकार तो मैंने सुना कि इन्होंने तो बिना देखे इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखा भी नहीं। हाँ भाई, कैबिनेट मंत्री के बिना अब जानकारी के। हाँ बताइए, कैबिनेट मंत्री को जानकारी नहीं होती है, अडॉप्ट हो जाता है। ये किस किस्म का गवर्नमेंट है। और ज्यादा आपको मैं निराश नहीं करना चाहता हूं, बस सिर्फ ये कहना चाहता हूं, संघर्ष बहुत जरूरी है। उस संघर्ष के बिना कुछ होगा नहीं। एक पॉलिटिकल स्ट्रगल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई वांटेड टू कन्वे। थैंक यू।